हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं रविकांत कुमार। तो दोस्तों मैं आपके लिए PYQS का सीरीज लेके आया हूँ, जो कि SSC CGL का जो जीके का हुआ था 2023 में, जितने भी पेपर हुए थे उनका मैं PYQS सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। और इस सीरीज में मैंने आपको जो 14 जुलाई को हुआ था एग्ज़ाम, उसका शिफ्ट 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आज मैं आपको करवाऊँगा शिफ्ट 3। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये है। तो सवाल ये है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग जो 2001 से 2011 का सेंसस हुआ था इंडिया का, उसमें जो क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें जो मतलब सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो रिकॉर्ड किया गया था वो कौन कौन स्टेट थे। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि जो इसमें पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, सबसे अधिक बढ़ी थी, ये ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप बताओ कि क्या कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय और कम हुआ हो, क्या आपको पता है कोई ऐसा स्टेट? हाँ, तो जो वो सेंसस हुआ था हमारा 2001 से 2011, उसमें इंडिया का सिर्फ एक ऐसा स्टेट नागालैंड है जिसमें क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो गया था, लेकिन नेगेटिव में चला गया था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और मैं कहूँ सेंसस के बारे में और आपको क्या क्या बातें ध्यान होनी चाहिए। देखिए, अभी जो एग्जामिनर है, अगर आप PYQS का एनालिसिस करोगे तो ये ऑब्जर्व करोगे कि सेंसस उसका फेवरेट टॉपिक हो गया है। मतलब सेंसस से सवाल पूछ ही देता है, या तो फिर फेस्टिवल से, क्लासिकल डांस से, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको पूरे कंठस्थ होने चाहिए अगर आप सिंसियरली एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ सेंसस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको। जैसे कि अगर मैं पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछूं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड किस तरह का सेंसस से सवाल आएगा, तो मैं आपको इसको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ आप कि सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है सो कौन सा स्टेट का है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा स्टेट में है, कौन से राज्य में है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर आता है आपका महाराष्ट्र, और फिर तीसरे स्थान पर आपका आता है बिहार, और फिर चौथे स्थान पर आता है आपका वेस्ट बंगाल। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं पूछ रहा हूं पॉपुलेशन के बारे में, हाईएस्ट पॉपुलेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोवेस्ट पॉपुलेशन जो है वो, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है लोवेस्ट पॉपुलेशन में? तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है सो कौन सा स्टेट का है? तो सबसे कम है सिक्किम का। और सिक्किम के बाद मैं पूछूं आपसे, सिक्किम के बाद कौन से स्थान का है? तो ये है मिजोरम का। और फिर अगर मैं पूछूं मिजोरम के बाद, तो मिजोरम के बाद हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। और फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट का होगा? तो ये हो जाएगा आपका गोवा का। ठीक है, गोवा भले ही ये सबसे छोटा राज्य है गोवा, लेकिन फिर भी इसमें बहुत लोग रहते हैं, इसमें पॉपुलेशन जो है सो ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन को आपसे सवाल पूछे तो आपको ये बातें ध्यान में रखो। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके बारे में, तो क्या बताओगे आप पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कि सबसे अधिक पॉपुलेशन जो डेंसिटी है सो कौन सा स्टेट का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगर आपसे कोई पूछे पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कहाँ का सबसे अधिक है, तो यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन आपसे पूछे कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या जो घनत्व है प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर में, सॉरी 1000 स्क्वायर मीटर में, जो उतने एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितना घनत्व है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसमें नंबर 1 आ जाता है बिहार, और नंबर 2 कौन आता है? तो नंबर 2 आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। और अगर मैं आपको कहूँ तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर इसमें आ जाता है आपका केरला, और फिर चौथा स्थान पर हमारा यूपी। तो ये ध्यान रखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है तो सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद केरल में, उसके बाद यूपी में। और मैं कहूँ लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर आप क्या बताओगे? तो लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मैं आपको बताता हूँ कि जो लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसमें जो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद फिर कहाँ है? मिजोरम में है। और फिर उसके बाद मिजोरम के बाद आप चले जाओ सिक्किम में, और फिर सिक्किम के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? तो सिक्किम के बाद हो जाएगा नागालैंड। तो इतनी बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। और नागालैंड के बारे में आपको एक बात बताया था कि नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जिसमें सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय क्या होता, कम हुआ था। और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। लिटरेसी के बारे में फिर आपको बताता हूँ, और मैं आपको बता रहा था लिटरेसी के बारे में। तो सबसे पहले सवाल यह है कि लिटरेट किसको कहेंगे? तो जब सेंसस होता है तो उसे लिटरेट माना जाता है जिसका या तो जो उम्र है 7 साल का हो या 7 साल से बड़ा हो, और उसे अपना नाम लिखना आता हो, और वो चीज़ों को पढ़ पाए, समझ पाए, उसे कहते हैं वो कि लिटरेट है।
ठीक है। तो लिटरेसी रेट से भी सवाल पूछा, सबसे पहले पॉपुलेशन से आपको सवाल किस तरह पूछेगा मैंने बता दिया सेंसस में, फिर लिटरेसी से सवाल किस तरह से पूछता है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो कितना है, ये सवाल आता है कि जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया का कितना है, तो वो इंडिया का है 74.04%। और मैं कहूँगा मेल का इसमें कितना है, तो मेल का लिटरेसी रेट कितना है 82.14%। और फीमेल का कितना है इसमें, तो फीमेल का इसमें है 65.46%, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक बात और भी ये ध्यान रखना कि सबसे अगर मैं पूछूं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है सो कौन सा स्टेट का है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और फिर एक है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है आपको रेट। और तो हाईएस्ट क्या आप बता पाओगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, ये सबको पता होगा, ये है केरला का, ठीक है। उसके बाद केरला के बाद कौन सा है, तो ये आता है लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बाद किसका हो जाएगा, तो लक्षद्वीप के बाद आ जाता है मिजोरम, और फिर मिजोरम के बाद क्या हो जाएगा आपका, गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको लिस्ट में पूछूं, लोवेस्ट में पूछूं लिटरेसी रेट सबसे लोवेस्ट किसका है, तो सबसे लोवेस्ट किसका है आपका, सबसे लोवेस्ट है बिहार का। और उसके बाद किसका है, तो बिहार के बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा है जो सबसे कम है, तो ये आता है राजस्थान, और राजस्थान के बाद आता है झारखंड। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि जो सबसे अधिक लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो वो है सरचिप, सरचिप। और सरचिप कहाँ है, तो ये है मिजोरम में, इसमें सबसे अधिक लिटरेट लोग हैं। और ये जो मिजोरम है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है सरचिप, उसमें जो लोग हैं वो सबसे अधिक लिटरेट है। अगर मैं पूछूं कि आप बताओ कि जो लिटरेसी रेट है सो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, तो हो जाएगा अलीराजपुर, क्या हो जाएगा, अलीराजपुर, ये भी आप ध्यान रखो, अलीराजपुर। और ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मतलब आपको लिटरेसी के बारे में इतनी बातें ध्यान में रखनी है, आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेक्स रेशियो है इसके बारे में ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है आपका, इंडिया का सेक्स रेशियो है 943, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सबसे कम कौन सा स्टेट है, लोवेस्ट मतलब सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो ये सबको पता होगा, हरियाणा का है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है सो 879 है, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। और अगर मैं हाईएस्ट कहूँ आपको कि हाईएस्ट कहाँ का है, तो हाईएस्ट कहाँ का है, तो हाईएस्ट है आपका केरला का, केरला का। और ये केरला का कितना है हाईएस्ट, तो 1084 है, ठीक है। इतनी बात भी ध्यान रखो आप, बस, ठीक है, इतना ही करो। और हाँ, थोड़ा सा मैं इसका आपको इतिहास बताता हूँ, मतलब बेसिक बातें, इसको आप बेसिक बातें मतलब इसको आप स्टैटिक के पार्ट में ले सकते हो, ठीक है ना। मैं ये आपको बताता हूँ सेंसस के बारे में जो क्या है। तो स्टैटिक में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे पहली बार जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, सेंसस जो हुआ था सो कब हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1872 में। और इसको कौन करवाया था, तो इसको करवाए थे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो ने करवाए थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जो कंप्लीट सेंसस हुआ था, पहला कंप्लीट सेंसस हुआ जो था पहला, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1881 में। और इसको कौन करवाए थे, इसको करवाए थे लॉर्ड रिपन करवाए थे, ठीक है। इतनी बात अभी आप ध्यान में रखो। अगर एक सवाल और, अगर मैं पूछूं कि जो सेंसस है वो कौन सा आर्टिकल में आता है, इंडिया का कौन सा आर्टिकल में आता है, तो वो आता है 246 में आता है, ठीक है। और 246 कौन से पार्ट में है, तो ये है पार्ट 7। और पार्ट 7 में क्या क्या है, तो इसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो ये यूनियन लिस्ट का अंतर्गत आता है। और एक सवाल और इसको कौन करवाता है, तो इसको करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करवाते हैं, होम अफेयर, ठीक है। इतना बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, एटलीस्ट इतनी बातें आपको पता होना चाहिए सेंसस के बारे में, ताकि आप जो एवरेज क्वेश्चन है उसको ना छोड़ो। इसके बाद आप जितना टेस्ट लगाओगे उतना इंप्रूव करोगे। लेकिन ये बेसिक बातें हैं, ये जो सिंसियर एस्पिरेंट है वो कभी नहीं छोड़ते हैं, ये उनको ये अपना स्तंभ बनाते हैं, उसके बाद फिर वो जंप करते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि अंबुबाची मेला, जो अंबुबाची मेला है वो इज हेल्ड इन विच टेम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब अंबुबाची मेला जो है सो जो पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है उनमें से किस राज्य में ये लगते हैं, तो किस राज्य के किस टेम्पल में लगता है, तो ये कामाख्या टेम्पल में लगता है, ठीक है। तो ये पूछता है कि जो अंबुबाची मेला है सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किस टेम्पल में लगता है, तो ये कामाख्या टेम्पल में लगता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो अंबुबाची मेला है सो अंबुबाची मेला क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये असम में होता है। अंबुबाची मेला कहाँ पे होता है, तो ये होता है असम में, ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है, असम में होता है। और ये मेला जो है अंबुबाची मेला सो कामाख्या टेम्पल में जो माँ कामाख्या है उनका जो एनुअल मेंस्ट्रुएशन है
उसको सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है अम्बुबाची मेला, ठीक है ये। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक तरफ जो है कि अम्बुबाची का जो मेला लगता है कामाख्या टेम्पल में लगता है, और कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में है, और दूसरी तरफ जो है आपका एक मैं आपको टेम्पल बताता हूँ, उसका नाम है सबरीमाला टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल। देखो ये दोनों टेम्पल में कितना डिफरेंस हो सो आप देखो। एक है कि कामाख्या माँ का टेम्पल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है उसको पूजा किया जाता है, उसको मतलब पूजा किया जाता है, ठीक है, एनुअल मेंस्ट्रुएशन का। लेकिन जो सबरीमाला टेम्पल था 2018 में, काफ़ी न्यूज में था 2018 में, इसमें क्या होता था कि जो 10 से लेकर के 50 साल तक के जो आयु के जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन्हें इस टेम्पल में नहीं जाने मिलता था। क्यों नहीं जाने मिलता था? क्योंकि 10 से 50 साल की जो लड़कियां होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, इसीलिए उन्हें अंदर नहीं जाने मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, आप आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 में ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सेक्स, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, ये सब के आधार पर नहीं आप कर सकते हो, ठीक है, ये कहता था। तो इसका वायलेशन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से बोलिए कि मतलब कि सेक्स के आधार पर यहाँ पे वायलेशन हो रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, और ये सबरीमाला टेम्पल जो है सो वहाँ पे फैसला सुनाया कि यहाँ पे लड़कियाँ यानी कि महिलाएं भी अंदर जा सकती है। और ये सबरीमाला टेम्पल का है तो केरला में है। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा था कि एक तरफ सबरीमाला टेम्पल है और एक तरफ कामाख्या टेम्पल है। कामाख्या टेम्पल में क्या है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का पूजा होता है, और एक तरफ ये था, ठीक है, तो इस तरह का था। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया सबरीमाला टेम्पल इससे रिलेटेड है, इसलिए बता दिया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो बिलेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे है, तो बिलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? ये भी आपका असम में है, ठीक है, और यहाँ पे लॉर्ड शिवा का पूजा किया जाता है, ठीक है। और भुवनेश्वर टेम्पल कहाँ है? तो भुवनेश्वर टेम्पल आपका है उड़ीसा में है। और दक्षिणेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ है आपका? दक्षिणेश्वर टेम्पल कहाँ है ये आपका? तो ये है कोलकाता में, ठीक है। और ये किससे एसोसिएटेड है? तो रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड एसोसिएटेड ये टेम्पल है, ठीक है। और मैं आपको बोलूँ कि असम में आपको और कौन कौन सा टेम्पल फेस्टिवल ध्यान में रखने हैं असम से रिलेटेड, तो असम से आपको कुछ मैं फेस्टिवल बताता हूँ, वो आपको पूरे याद कर लेने हैं। तो जो असम है उसमें जो फेस्टिवल है मैं आपको याद करवाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो असम में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्प्रिंग फेस्टिवल है असम का, उसको क्या बोलते हैं? तो जो स्प्रिंग फेस्टिवल है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अली ए लिगांग, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल लिगांग। और मैं आपसे पूछूं कि जो असम के अहोम पीपल्स हैं, अहोम पीपल हैं, वो कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? तो वो करते हैं मी डे मी फी, मी डे मी कि ये फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट करते हैं। और कौन सा फेस्टिवल आपको ध्यान में रखना है? जैसे कि अगर मैं पूछूं कि बिहू होता है वहाँ बिहू होता है, फिर यहीं पे रंगोली बिहू होता है, रंगोली बिहू होता है, और फिर यहीं पे आपका एक फेस्टिवल होता है, और एक होता है रोंगकार, और फिर एक होता है उरुक्का। इतनी फेस्टिवल आपको ध्यान में रखनी है असम का, ठीक है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल भी आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है अभी होयसलेश्वर टेम्पल, होयसलेश्वर टेम्पल। और होयसलेश्वर टेम्पल जो है सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि होयसलेश्वर टेम्पल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया में अभी कितने वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो वो है 42, और जो 42nd वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बना है वो बना है होयसलेश्वर टेम्पल बना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जो होयसलेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे है? तो ये है आपका कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है, इतनी बात ध्यान रखो। और ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया, तो कब किया गया था? 2023 में किया गया था, ठीक है। और अगर मैं पूछूं इसके बाद कौन सा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, तो वो है रमप्पा टेम्पल। आप बोलोगे रमप्पा टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैं बोलूंगा रमप्पा टेम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रमप्पा टेम्पल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में 39 स्थान पे इसको शामिल किया गया था। और ये कहाँ पे है? रमप्पा टेम्पल कहाँ पे है? तो रमप्पा टेम्पल जो है सो है कहाँ? तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। और एक बात और, जो 39 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें शामिल किया गया था, तो कब किया गया था इनको? तो इसको किया गया था 2021 में, 2021 में किया गया था। और रमप्पा टेम्पल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, रुद्रेश्वर टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल के भी नाम से इसको हम जानते हैं। और रमप्पा टेम्पल का नाम रमप्पा क्यों पड़ा? क्योंकि जो इनके आर्किटेक्चर थे उनका भी नाम क्या था? रमप्पा था। तो इनके आर्किटेक्चर के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है? रमप्पा टेम्पल पड़ा है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो हिंदुइज्म है उसमें जो आर्किटेक्चर है उनके नाम पर टेम्पल का नाम रख दिया जाता है। और अगर दूसरे फिलॉसफी को हम देखें तो जैसे कि ताजमहल था, तो ताजमहल जो बनाए थे उनके हाथ काट लिए जाते हैं। तो फर्क है, फिलॉसफी में फर्क है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ, देखिए इसको आप एक आइडियोलॉजी लीजिए, आप एज ए रिलीजन नहीं लीजिए। मतलब अच्छा आइडियोलॉजी क्या है? यही है कि जो वो बनाता है उसका सम्मान होना चाहिए, ठीक है, ये आइडियोलॉजी होना चाहिए हमारे पास। तो ये रमप्पा टेम्पल याद रखना। अच्छा, रमप्पा टेम्पल जो था उसका निर्माण किसने करवाया था? कौन सा राजा ने करवाया था? तो काकटिया डायनेस्टी के थे, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था गणपति देव। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गणपति देव, बढ़िया से मैं लिख देता हूँ, गणपति
देव। ठीक है, ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और कौन कौन से टेम्पल इंपॉर्टेंट है तो वो और मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। और एक और टेम्पल है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था। वो कौन सा टेम्पल है तो वो है जो आपका महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल, जो महाबोधि टेम्पल है ये कहाँ पे है तो महाबोधि टेम्पल जो है आपका सो बिहार में है। तो बिहार में कहाँ, तो बिहार के बोध गया में है। कहाँ है, बोध गया में है। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया तो इसको 2002 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और तमिलनाडु से रिलेटेड आपको दो इंपॉर्टेंट टेम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन वो दो इंपॉर्टेंट टेम्पल है तमिलनाडु से, एक है आपका बृहदेश्वर टेम्पल और दूसरा नटराजा टेम्पल। तो बृहदेश्वर जो टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल, हाँ, तो ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको किसने बनाया था, किसको बनाया था, राजा राजा वन ने बनाया था। राजा राजा वन ने बनाया था। और राजा राजा वन जो है तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे तो ये करते थे चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और चोला डायनेस्टी जो था उसका जो कैपिटल था सो कौन सा था, थंजौर था। थंजौर, थंजौर था। ठीक है, थंजौर था, थंजौर था। और थंजौर में ही ये मंदिर बना हुआ है, कहाँ, बृहदेश्वर टेम्पल में बना हुआ है। और एक और टेम्पल आपको ध्यान रखना है, कौन सा टेम्पल ध्यान रखना है, नटराजा टेम्पल, नटराज टेम्पल। ठीक है, नटराज टेम्पल ये भी कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। और ये लॉर्ड शिव से डेडिकेटेड, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये तमिलनाडु के बारे में आप दो टेम्पल याद रखें। और कौन कौन टेम्पल आप ध्यान में रखो मैं वो भी बताता हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट जो है सो है मार्तंड टेम्पल, मार्तंड टेम्पल। और जो मार्तंड टेम्पल है वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मनोज सिन्हा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ पे गए थे। हाँ ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि अ वेल्दी पर्सन इन अर्ली वैदिक पीरियड वाज नॉन एज, उसे क्या कहते थे, जो अमीर होता था, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे उसे, मतलब धन दौलत जिसके पास होता है, धन जिसके पास बहुत ज़्यादा धन्य हो, उसको हम क्या बोलते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, उसको हम कहते थे गौमत। तो उसको गौमत क्यों कहते थे, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस समय जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही अमीर होता था। मान लीजिए आपके पास अगर 10 गाय है और किसी पास 20 गाय है तो 20 गाय वाला आदमी ज़्यादा अमीर होगा। मतलब उस समय वेल्दी कौन है ये किस बात पे डिपेंड करता था, तो ये इस बात पे डिपेंड करता था कि जो आने वाला पर्सन है, जो पर्सन है उसके पास कितनी गायें हैं, उस बात पर उसकी अमीरी दिखती थी। ठीक है, और आपको वैदिक एज के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, तो आपको 4 वेदों के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वेद होता है, ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद। उसके बाद आपको पता होना चाहिए दूसरा यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद पढ़ना आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद, अथर्ववेद। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ब्राह्मीण, ब्राह्मीण। और फिर आपको पता होना चाहिए उपनिषद, उपनिषद। इतनी बातें आपको पता, ऋग्वेद के बारे में पता होना चाहिए, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मीण और उपनिषद के बारे में पता होना चाहिए। तब आप समझ लेना कि आपका वैदिक पीरियड आप पढ़े, आपको पता है। और सबसे पहले चलिए हमको बताते हैं ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट अगर कोई वेद है तो वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और जो सबसे पहले जो मानव जनजाति उसका वसीयतनामा, अगर टेस्टामेंट ऑफ मेन कौन जो सबसे पहला था यही ऋग्वेद था। और इसमें कितने हाइम्स हैं, तो इसमें 1028 हाइम्स हैं। और जो 1028 हाइम्स है उसके कलेक्शन को सुक्ताज कहा जाता है। ठीक है, और जो ये हाइम्स को पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको होत्री बोलते हैं। जैसे इसका जो उच्चारण करते हैं, इसको जो पढ़ते हैं उसको होत्री कहते हैं। ठीक है, और इसमें कितना मंडल्स है, तो 10 मंडल्स है। और 10 मंडल्स में पहला क्या याद रखना है, अग्नि, अग्नि। ठीक है, अग्नि देवता है पहले मंडल में। और तीसरा में क्या याद रखना है, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र को आप कैसे याद रखोगे, जैसे कि गायत्री मंत्र को आप याद रखना है तो गायत्री मंत्र जो है उसको आप कितना बार स्कूल में पढ़ते हैं, तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। ठीक है, और 7th में क्या है, बैटल है, इसका 10 किंग के बीच में, सुक्ताज और किंग के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में इसे मेंशन किया गया है। और 8th में क्या है, कनवास और अंगिरास के बारे में है। और नौमा कैसे याद रखोगे, नौमा क्या याद रखोगे, सोमा। नौमा से कैसे याद रखोगे, नौमा को सोमा बोल दोगे। ठीक है, और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो सबसे ज्यादा अंगेस्ट और लार्जेस्ट और एंड लार्जेस्ट वेदास अगर मैं पूछूं कि कौन है, तो कौन है अंगेस्ट और लार्जेस्ट, तो वो है 1st एंड 10th। 1st एंड जो 10th मंडल है वो क्या है, सबसे अंगेस्ट और लार्जेस्ट है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि शॉर्टेस्ट मंडल कौन सा है, तो मैं पूछूं कि जो शॉर्टेस्ट है वो कौन सा मंडल्स है, तो आप बताओगे शॉर्टेस्ट मंडल कौन सा है, बताओ। तो शॉर्टेस्ट मंडल इसमें कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि जो 2nd से लेकर के जो 7th तक है वो कौन सा है, वो शॉर्टेस्ट मंडल है। 2nd से लेकर के 7th तक जो मंडल्स है, 2nd to 7th, वो कौन सा मंडल हो जाएंगे, तो वो शॉर्टेस्ट मंडल है। इतनी बातें ध्यान रखो। अच्छा, इसमें वर्सेस कितने हैं, तो वर्सेस कितने इसमें वर्सेस हैं 10,462 वर्सेस हैं। और अगर मैं पूछूं कि काव को क्या कहा जाता है, तो काव को इसमें अघन्य कहा जाता था, काव को अघन्य, जो काव को कहा जाता था अघन्य। अगर मैं पूछूं कि गोल्ड को क्या कहा जाता था, तो गोल्ड को कहा जाता था हिरण्य, हिरण्य, हिरण्य। ठीक है,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि जो उस समय कॉपर था उसको क्या कहते थे, तो कॉपर को हम लोग क्या कहते थे, तो कॉपर को कहते थे हम लोग अयश। क्या कहते थे? अयश। यस। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर मैं एक चीज़ और इसमें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रिवर थे, तो ऋग्वेद में जो रिवर थे उसको अलग अलग नाम से जानता था। जैसे कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर को हम लोग क्या कहते थे, तो इंडस रिवर को हम लोग कहते थे सिंधु नदी कहते थे, सिंधु नदी कहते थे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ झेलम को क्या कहते थे, तो उस समय झेलम को कहा जाता था वितास्ता, वितास्ता। और चिनाब को क्या कहा जाता था, तो चिनाब को कहा जाता था अस्सिकिनी, अस्सिकिनी। ठीक है, और रावी को क्या कहा जाता था, रावी को कहा जाता था परुशनी, परुशनी। ठीक है, और फिर अगर मैं पूछूं ब्यास को क्या कहा जाता था, तो ब्यास को विपास कहा जाता था, विपास। और अगर मैं पूछूं सतलज को, तो सतलज को आप क्या बताओगे, सुदुद्री, सुदुद्री। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और अजुर्वेद के बारे में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कि जो अजुर्वेद है, अजुर्वेदा के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो अजुर्वेद के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो अजुर्वेद है उसमें जो हाइम्स होते थे, जो इसमें जो हाइम्स थे, तो उसको जो पढ़ता था, जो हाइम्स को पढ़ता था, उसको क्या कहते थे, अधर्व्यू कहते थे। क्या कहते थे? अधर्व्यू कहते थे, अधर्व्यू कहते थे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मतलब कि जो सामवेद है, सामवेद है, इसके जो हाइम्स को जो पढ़ता था उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको कहते थे उद्गात्री, उद्गात्री कहते थे। ठीक है, उद्गात्री। इतनी बातें आप ध्यान में रखो। ठीक है, और अजुर्वेद जो है, अजुर्वेद में जो अजुर्वेद किससे रिलेटेड था, तो ये अजुर्वेद जो है सो ये रिलेटेड था धनुर्विद्या से रिलेटेड था, धनुर्वेदा से रिलेटेड था। ठीक है, धनुर्वेदा से रिलेटेड था। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ अजुर्वेद, सामवेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको फिर से ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपका यहीं पे वो कवर हो जाए। तो अजुर्वेदा के बारे में बताता हूँ कि जितने भी सेक्रीफिशियल प्रेयर होते थे, मतलब पूजा पाठ जितना भी होता था, आगे ये सब जितना भी होता था, सब इसी में होता था, अजुर्वेदा में होता था। ठीक है, तो पूछेगा एग्जाम में आपसे कि जो सेक्रीफिशियल प्रेयर होते थे उसको किस में होते थे, तो अजुर्वेदा में होते थे। ठीक है, उसके बाद जो इसमें जो हाइम्स है उसको जो रेसिटेट करता है, यानी कि जो उसको उच्चारित करता है, उसको पढ़ता है, उसको अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। और इसको दो टेक्स्ट में बांटा गया है, एक आपका शुक्ला अजुर्वेदा और दूसरा कृष्ण अजुर्वेदा। शुक्ला अजुर्वेदा क्या है, तो व्हाइट एंड ब्राइट है। ठीक है, और कृष्ण अजुर्वेदा क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है। और शुक्ला अजुर्वेदा का जो मतलब कि जो इसमें लिखा गया है वो क्लियर वर्सेस है, उसका क्या है, वर्सेस क्लियर है। और कृष्ण अजुर्वेदा में क्या है, अनक्लियर और अनअरेंज वर्सेस है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, और ये धनुर्वेदा के बारे में बताता है, जो अजुर्वेद है वो धनुर्वेदा के बारे में बताता है। लेकिन यही जो आपका ऋग्वेद था सो किसके बारे में बताता था, तो जो ऋग्वेद है सो बताता था आयुर्वेदा के बारे में बताता था। ठीक है, इतनी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अजुर्वेद के बाद मैं आपको बताऊंगा सामवेद के बारे में। तो अब मैं सामवेद के बारे में बताता हूँ। तो सामवेद जो है सो संगीत से रिलेटेड है। देखिए, सा से साम भी होता है, सा से संगीत भी होता है। तो ये जो बुक है सो किसके बारे में, चंट के बारे में है, म्यूजिक के बारे में, इस सब के बारे में रिलेटेड है। और यहीं पे ध्रुपद राग के बारे में बताया गया था। और इसमें कितना हाइम्स है, तो इसमें 1549 1549 है और 1549 हाइम्स है। और रेसिटेड बाय, इसको जो पढ़ता है, उच्चारित करता है, उसको कहते हैं उद्गात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गात्री कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि ये किसके बारे में है, तो गंधर्ववेद के बारे में। आयुर्वेद के बारे में कौन सा था, तो आयुर्वेद के बारे में था आपका ऋग्वेद। अगर धनुर्वेदा के बारे में कौन था, तो धनुर्वेदा के बारे में था अजुर्वेद था। और सामवेद किसके बारे में, गंधर्ववेद के बारे में कौन बताता है, सामवेद बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ अजुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में अब आपको बताता हूँ अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद के बारे में बताता हूँ। तो अथर्ववेद जो है सो सबसे पहले ये क्या है, ये अथर्ववेद जो है सो किसके बारे में है, तो अथर्ववेद मैजिकल फार्मूला के बारे में है। ठीक है, मतलब जितना भी भूत ऊत था, भूत पिशाच को भगाने को आने का मंत्र था, सो सब अथर्ववेद में ही था। जादू मंत्र से रिलेटेड सो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, और अरण्यक क्या है, अरण्यक एक फॉरेस्ट बुक है, ये भी याद रख लो। अरण्यक क्या है, एक फॉरेस्ट बुक है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको ब्राह्मीण। अब देखो ब्राह्मीण, ब्राह्मीण क्या होता है, ये इजी वेज ऑफ वेदाज। जैसे कि वेदाज सब लोगों को समझ में नहीं आता था, जो उसमें जो हाइम्स थे वो सब लोगों को समझ में नहीं आता था, इसीलिए क्या बनाया गया था, ब्राह्मीण। तो ब्राह्मीण मतलब वेदाज को आसान भाषाओं में समझा दे, उसको ब्राह्मीण कहा जाता था। और ब्राह्मीण ग्रंथ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो ऋग्वेद है, मान लो ये ऋग्वेद है। ठीक है, अब ऋग्वेद को समझाने के लिए जो ब्राह्मीण ग्रंथ बने थे वो कौन कौन थे, ये ध्यान में रखना है। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि अजुर्वेद जो था, तो अजुर्वेद को समझाने के लिए कौन कौन से ब्राह्मीण ग्रंथ बने थे, ये ध्यान रखना है। फिर सामवेद को समझाने के लिए कौन ब्राह्मीण ग्रंथ बने थे, फिर अथर्ववेद को समझाने के लिए कौन सा ब्राह्मीण ग्रंथ थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऋग्वेद को समझाने के लिए कौन सा ब्राह्मीण ग्रंथ बना था, तो ऐत्रेय बना था।
था और कौस्तिक बना था। और अगर मैं बोलूँ अजुर्वेद को समझाने के लिए कौन सा ग्रंथ बना था, ब्राह्मण ग्रंथ बना था, तो तैत्तिरीय बना था और शतपथ बना था। और शतपथ के बारे में एक बात ये भी ध्यान रखो कि जो शतपथ था सो सबसे ओल्डेस्ट था और लार्जेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ था। अगर मैं बोलूँ तो सामवेद है, तो सामवेदा को समझाने के लिए पंचविश बना था और गेमिनी बना था, ठीक है। और अथर्ववेद को समझाने के लिए कौन सा बना था, गौपद बना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। मतलब सबसे पहले अगर पढ़ो आप तो किस तरह पढ़ो, पहले ऋग्वेद पढ़ो, फिर अजुर्वेद पढ़ो, फिर सामवेद पढ़ो, फिर अथर्ववेद पढ़ो, फिर अरण्यक पढ़ो, फिर ब्राह्मण पढ़ो, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो और फिर उपनिषद पढ़ो। इस तरह से आप कवर कर लो पूरा। तो अब मैं बताता हूं आपको उपनिषद के बारे में। तो अब देखिए आप उपनिषद क्या होता है, इसको वेदों का अंत भी कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद को वेदों का अंत भी कहा जाता है। उपनिषद क्या होता है, जैसे कि जब आप गुरु के पास बैठ करके जो शिक्षा लेते हो उसको उपनिषद कहा जाता है। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को उपनिषद कहते हैं। और ये वेदों का अंत भी, इसीलिए वेदांत कहा जाता है। तो एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछता है, जैसे कुछ कोई उपनिषद का नाम दे देगा और बोलेगा ये किससे रिलेटेड है। ऐसे कठोपनिषद, तो कठोपनिषद क्या है, जो नचिकेता का जो डायलॉग्स है उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो पूछेगा नचिकेता का जो डायलॉग्स है वो किसमें बताया गया, तो ये कठोपनिषद में बताया गया है। और मुंडका उपनिषद क्या होता है, तो मुंडका उपनिषद से बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो सतमें जते हैं सो कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। और चांडोक्य उपनिषद क्या होता है, तो सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद कितना कौन सा है, चांडोक्य उपनिषद है। और ये कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड, मतलब कृष्ण भगवान का जिक्र किससे मिलता है, चांडोक्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या क्या देखें, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं क्या क्या आप देखें। सबसे पहले क्या देखें आप, वैदिक देखें, उसमें ऋग्वेद देखा आपने, उसके बाद आपने ऋग्वेद देखा, अजुर्वेद देखा, उसके बाद सामवेद देखा, उसके बाद अथर्ववेद देखा, ठीक है। उसके बाद आपने अरण्यक देखा, उसके बाद ब्राह्मण देखा, उसके बाद उपनिषद देखा, ठीक है। मतलब इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। जब भी आप पढ़ो वैदिक एज, ऋग्वेद पढ़ो, अजुर्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, अरण्यक पढ़ो, ब्राह्मण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेल से इसको बताने का कोशिश किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड इन द मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI फॉर 2020 आउट ऑफ 46 डेस्टिनेशन बाय द मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन। इसमें इंडिया का स्थान कितना आया था, तो इसमें इंडिया का स्थान आया था 10th, ठीक है। कितना आया था, 10th आया था, 10th आया था, कितना आया था, 10th आया था। उसके बाद क्या होगा, और आपको क्या क्या जानना है, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्थान कितना है, तो इसमें इंडिया का स्थान कितना था, 126, ठीक है। और इसमें टॉप कौन किया, तो इसमें टॉप जो किया था वो किया था आपका फिनलैंड ने टॉप किया था, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। और अगर मैं पूछूं क्या कोई और ऐसा इंडेक्स है जिसमें इंडिया का जो स्थान है 126 आया है, हाँ एक चीज़ और है जो कि है ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी इंडिया का स्थान 126 आया हुआ है। और इसमें टॉप कौन किया, इसमें जो टॉप किया है सो आइसलैंड टॉप किया है। अगर मैं पूछूं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्थान कितना आया है, तो उसमें इंडिया का स्थान आया है 80 आया, ठीक है। और इसमें टॉप कौन किया है, इसमें टॉप किया है सिंगापुर किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि जो पासपोर्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है, तो इसमें इंडिया का स्थान आया है 161। और इसमें टॉप कौन किया है, इसमें टॉप किया है नॉर्वे। तो इतनी बातें आप ध्यान रखो। और एक चीज़ और, अगर मैं आपको पूछता हूं कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हुआ था उसमें इंडिया का स्थान कितना था, तो ये इंडिया का आया था 7th रैंक आया था। इतनी बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।